हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के प्रीवियस स्टैट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी भी स्ट्रीम के अंडर। ये जो हमारी सीरीज़ है वो रहेगी 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट 50 क्वेश्चंस। फर्स्ट 50 क्वेश्चंस में हमारे सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्राइड एम्फेसाइज द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग। फ्राइड ने आकार देने में डैश की भूमिका पर जोर दिया है। ऑप्शन है फ्री विल, ग्रुप इन्फ्लुएंस, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स एंड हार्मोन्स। तो यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा अनकॉन्शियस डिज़ायर्स। फ्राइड ने जिस चीज़ को आकृति देने के लिए कहा है वो है आपकी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स। ऐसे भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी आपको फ्राइड के अंडर पूछा जाए तो उन्होंने अनकॉन्शियस फीलिंग्स या डिज़ायर्स के बारे में कहा है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजेट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। जो पियाजेट की थ्योरी है उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस को डिफाइन किया है, जिसमें एक आती है आपके पास सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है आपके पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ वन इज़ योर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हमें पूछा गया था सेंसरी के अंडर, तो सेंसरी के अंडर यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन थे, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम लॉजिकली, एबिलिटी टू इंटरप्ट एंड एनालाइज ऑप्शंस, कंसर्न अबाउट सोशल इशूज़ और लास्ट था इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा वो है आपका इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मतलब बच्चे के सामने जो भी काम किया जाएगा उसे वो नकल करता है और उसे अपने माइंड में स्टोर कर लेता है। अगर यहाँ पर हम अलग पॉसिबिलिटी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंडर, मतलब ये जो पहली स्टेज है आपके पास, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस के बेस पे। तो आपको पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में होती है, तो आंसर आपके पास रहेगा सेंसरी मोटर स्टेज। प्री ऑपरेशनल के अंडर आपने हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक आता है कि बच्चा ईगोसेंट्रिक कब होगा पियाजेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक आपके पास ईगोसेंट्रिक और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर आपके पास एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद। जीववाद अगर हम हिंदी में बात करें जीववाद, लेकिन ये जो जीववाद है वो है आपका कि नॉन लिविंग थिंग्स को बच्चा क्या समझता है, लिविंग थिंग समझता है। नॉन लिविंग को बच्चा क्या समझता है, लिविंग समझता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी एमंग लर्नर। कौन सा ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जो हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर है हमारे पास टीचिंग द स्टूडेंट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, दूसरा है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द क्वेश्चन एवरी लर्नर, एम्फेसाइज अचीवमेंट्स गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्कूल लाइफ एंड फोर्थ वन इज योर कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो जब एक लर्नर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी क्वेश्चंस को परफॉर्म करने की, तो वहाँ पर वो अपनी क्रिएटिविटी को क्या करेगा, एनहांस करेगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको चाहे पूछा जाए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल या आपको पूछा जाए प्रोग्राम्ड मॉडल या कई बार मिलता है लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कई बार मिलता है लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है ये रिलेटेड है आपका बीएफ स्किनर से। दिस इज गिवन बाय बीएफ स्किनर। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है बीएफ स्किनर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास कि इन्होंने जो थ्योरी दी है लर्निंग की वो है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी लर्निंग की जो थ्योरी दी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज। क्रिएटिव लर्नर कौन होंगे, वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, highly intelligent, capable of scoring constantly good marks in test, good at lateral thinking and problem solving। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा वो रहेगा आपका डी ऑप्शन। जो बच्चे जो हैं वो लेटरल थिंकिंग मतलब पार्श्व सोच और समस्या समाधान में अच्छे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिएटिव लर्नर। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर डाइवर्जेंट थिंकिंग इज रिलेटेड टू
क्रिएटिविटी। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, जहाँ पर डाइवर्जेंट मिल जाए वहाँ पर आंसर आ जाएगा क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज प्रेजेंटेड बाय। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है आपकी वो दी गई है पावलोव के द्वारा, जिसे हिंदी में कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कंडीशनिंग का मतलब होता है अनुबंधन, और यहाँ पर इन्होंने जो इस थ्योरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो किया था डॉग के ऊपर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पूछा जाए कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में फूड क्या है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है यूसीएस। यूसीएस का फुल फॉर्म होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और अगर पूछा जाए यहाँ से कि बेल क्या है, तो बेल को कहा जाता है सीएस। सीएस का मतलब होता है कंडीशनल स्टिमुलस। सीएस का मतलब क्या होता है? कंडीशनल स्टिमुलस। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से कि पावलोव जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो याद रखिएगा इन्हें कहा जाता है रशियन साइकोलॉजिस्ट, रशिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर विच इज़ द मास्टर इमोशन। ठीक है, मास्टर इमोशन मतलब मुख्य भावना कौन सी है, याद रखिएगा बड़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो मास्टर इमोशन है हमारा वो है डर। डर को मास्टर इमोशन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। याद रखिएगा कि जो हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, जिसे हिंदी में आत्मनिरीक्षण विधि कहा जाता है, ये आपकी ओल्डेस्ट मेथड है और इस मेथड को दिया है विलियम वुंट ने, ये भी ध्यान रखिएगा। और विलियम वुंट को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी, हिंदी में कहा जाएगा मनोविज्ञान के जनक। विलियम वुंट ने ही कहा है कि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब चेतना का अध्ययन है क्या? आपका साइकोलॉजी, मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है। और हमने बात की यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन की, तो इंट्रोस्पेक्शन ओल्डेस्ट मेथड है जो दिया है विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने एक और मेथड दिया है आपका, जिसे कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि हिंदी में। और एक्सपेरिमेंटल मेथड को देने की वजह से ही इन्हें एक और फादर कहा गया, किसके? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, पूरा नहीं लिख रही हूँ, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, हिंदी में आ जाएगा आपके पास प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। विलियम वुंट को फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है। फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी इनको कहा जाता है। फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें तो हिंदी में कहा जाएगा संरचनावाद के जनक, संरचनावाद के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन? कॉग्निशन का मतलब है एक्ट ऑफ नोइंग और प्रिसीविंग, जानने या समझने की क्रिया। जानने या समझने की जो क्रिया है उसे कहा जाता है संज्ञा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच इज़ द बैकबोन ऑफ द ऑल डेवलपमेंट। हमारी जो डेवलपमेंट है उसकी रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन रहेगा हमारे जो भी इमोशंस हैं, इमोशन जो भी हैं हमारे, उनको कहा गया है बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की कि अगर आपको पूछा जाए कि मास्टर इमोशन कौन सा है, तो मास्टर इमोशन आपके पास रहेगा डर। वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी वॉज सेटअप। प्रथम प्रायोगिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगा लिप्जिंग। अब यहाँ से देखिएगा कि लिप्जिंग में इन्होंने जो है वो अपनी पहली प्रयोगशाला जो है वो साइकोलॉजी की एस्टेब्लिश हुई थी पूरे वर्ल्ड में, और इसे एस्टेब्लिश किया था 1879 में। और आपको पूछा जाएगा कि किसके द्वारा हुई थी ये एस्टेब्लिशमेंट, तो याद रखिएगा ये हुई थी विलियम वुंट के द्वारा। लिप्जिंग 1879 में विलियम वुंट के द्वारा। और ये लिप्जिंग कहाँ पर है आपका? तो याद रखिएगा जर्मनी में है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है लैब के रिगार्डिंग कि इंडिया में
इंडिया में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब, इंडिया में पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की कब हुई एस्टेब्लिश? तो याद रखिएगा 1916 में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया गया था इंडिया में। और अगर पूछें कि किसके कहाँ पर, तो कलकत्ता में। और अगर पूछें कि किसके द्वारा, तो याद रखिएगा नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद, एजुकेशनल मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में अगर हम बात करें तो लर्नर भी होता है, लर्निंग प्रोसेस भी होती है और स्थितियाँ भी होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ चाइल्ड इज़ अफ्रेड ऑफ स्कूल ही बिकम्स, अगर एक बच्चा स्कूल जाने से डरता है तो वो क्या बन जाता है? ठीक है, अगर वो स्कूल जाने से डरता है तो वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो उसे क्या माना जाएगा? अनुपस्थित, इट मीन्स टॉरेंट उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, डिसिप्लिन मीन्स, अब ये जो अनुशासन है उसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन थे स्ट्रिक्ट बिहेवियर, सेवियर पनिशमेंट, ओबीडियंस, अकॉर्डिंग टू। जो हम डिसिप्लिन अपने अंदर डेवलप करते हैं वो नियमों के अनुसार जो है वो डेवलप होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। According to Maslow, some needs grow stronger when unsatisfied. Maslow called this, जब हमारी जो ज़रूरतें हैं वो असंतुष्ट होती हैं तो वो और ज़्यादा क्या हो जाती हैं? मजबूत हो जाती हैं। तो इस तरह की नीड्स को मैस्लो ने क्या कहा है? तो याद रखिएगा इनको कहा जाता है डेफिशिएंसी नीड्स। अब यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि मैस्लो ने कितनी ज़रूरतों को दिया था, तो याद रखिएगा उनकी जो हायरार्की नीड्स थी, पदानुक्रम सिद्धांत जो उन्हें कहा जाता है, तो ये जो थ्योरी है आपकी वो दी है मैस्लो ने। और ये जो थ्योरी है उन्होंने अपनी कौन सी बुक में दी है? तो याद रखिएगा मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक में, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक में उन्होंने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था। अब यहाँ पर जब उन्होंने अपनी नीड्स को प्रेजेंट किया, अपनी थ्योरी की जो ज़रूरतें एक पर्सन की बताई, तो उन्होंने बताई कि टोटल नीड्स जो हैं वो पर्सन की कितनी हैं? 5 हैं, जिनको उन्होंने क्रम में डिसाइड किया इस तरह से, एक ट्रायंगल के फॉर्म में उन्होंने इसे क्या किया था? डिवाइड किया था। तो पहली उन्होंने बताई फिजियोलॉजिकल को हिंदी में कहेंगे शारीरिक ज़रूरतें। और दूसरी हैं आपके पास यहाँ पर सेफ्टी नीड्स को हिंदी में कहेंगे सुरक्षा आवश्यकताएं। तीसरी हैं आपके पास लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, पक्का यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाएगा, लव एंड बिलोंगिंगनेस। और फोर्थ आती है एस्टीम नीड्स, एस्टीम नीड्स को कहते हैं आत्मसम्मान की आवश्यकताएं। और लास्ट आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है आत्म प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकताएं। ठीक है, अब देखो ये 5 नीड्स हैं, 5 में से जो पहली 3 हैं, फर्स्ट 3 हैं, उन फर्स्ट 3 को कहा जाता है लोअर लेवल नीड्स, मतलब निम्न स्तर की आवश्यकताएं। और ये जो हमारी 2 बची, 2 जो नीड्स हैं, इनको कहा जाता है एबव की, इनको कहा जाता है हायर लेवल नीड्स। तो कई बार आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लोअर लेवल में कौन सी है और हायर में कौन सी है। और एक बार तो आपके टैट में पूछा गया था कि सबसे लोएस्ट जो नीड है वो कौन सी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फिजियोलॉजिकल, शारीरिक ज़रूरत जो सबसे नीचे आती है। ठीक है, एक हमें यहाँ पर पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है डेफिशिएंसी नीड। अब ये डेफिशिएंटी जब हमारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती है, ठीक है, मान लो कोई ज़रूरत है वो पूरी नहीं हुई, तो उसको पाने की इच्छा जो है वो हमारी और ज़्यादा क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग। तो वो कौन सी ज़रूरतें हुई? वो हुई कमी की ज़रूरतें। अब अगर पूछे कि डेफिशिएंसी नीड्स होती कौन सी हैं, तो आपकी जो फर्स्ट 4 हैं, पहली 4 जो ज़रूरतें हैं, पहली 4 कौन सी हुई? फिजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस और एस्टीम। इसके साथ क्या आ जाएगी? फिजिकल नीड्स, मतलब फिजियोलॉजिकल, फिजिकल बोल सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी। उसके बाद है सेफ्टी,
उसके बाद है लव एंड बिलोंगिंगनेस, और उसके बाद है 4th नंबर पे आपके पास एस्टीम। तो ये हो गई आपकी डेफिशिएंसी नीड्स। इनको क्या कहा जाता है? डेफिशिएंसी नीड्स कहा जाता है। और अगर पूछे कि ग्रोथ नीड्स कौन सी है, तो हमारी आती है सिर्फ एक, जिसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ। साइकोलॉजी किसकी स्टडी है? तो याद रखिएगा कि जहाँ पर भी आपको माइंड और बिहेवियर ऑप्शन मिल जाएगा एग्जाम में, वो उसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि साइकोलॉजी में हम 4 तरह के मीनिंग इन्होंने प्रेजेंट किए थे, ठीक है। और फाइनल मीनिंग जो दिया गया था वो था आपका स्टडी ऑफ बिहेवियर। हम अपने क्लासेस में इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इमोशंस आर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा कि जो हमारे बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट है वो कौन है? हमारे इमोशन, वो हैं हमारे इमोशन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो हमारे इमोशंस हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ पर पूछा था कि आप एग्री हैं इस बात से, तो यस वी आर एग्री विद दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है? तो साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी कहा जाता है, ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। तो इसकी जो प्रकृति है वो है साइंटिफिक स्टडी, या साइंटिस्ट जिसे हिंदी में कहा जाएगा वैज्ञानिक, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि मॉडर्न मीनिंग क्या है, मॉडर्न मीनिंग पूछ लेते हैं या पूछते हैं प्रेजेंट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। प्रेजेंट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या है? तो याद रखिएगा दैट इज योर साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। अब पूछा था कि ये जो एग्जाम्पल दिए हैं इनमें से इमोशन कौन सा है? तो याद रखिएगा जो हमारा मनोरंजन है, इसे हम क्या कर रहे हैं? इमोशन क्या होते हैं? जिनको हम फील करते हैं, जिनको हम क्या करते हैं? फील करते हैं। तो फीलिंग जहाँ पर होगी उसे कहेंगे इमोशन। तो आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो है आपका मनोरंजन। इट मीन्स अम्यूजमेंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। फैक्टर ऑफ मोटिवेशन कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा कि जो फैक्टर ऑफ मोटिवेशन है आपका वो प्राइज भी है, इंसेंटिव भी है, प्रेज भी है, प्रशंसा करना भी है, लेकिन अभ्यास करना जो है वो मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपको कि जो आपका मोटिवेशन है वो किस शब्द से लिया गया है? तो ये बना है आपका मूवेयर वर्ड से लिया गया है, जो आपका एक लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ है टू मूव करना, मतलब टू मूव, या हिंदी में हम कहेंगे गति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड गिवन हायरार्ची ऑफ ह्यूमन नीड्स। अभी हमने बात की थी हायरार्ची ऑफ ह्यूमन नीड्स, मानवीय आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत। तो वो किसने दिया है? आपका मैस्लो ने, जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें उन्होंने 5 आवश्यकताओं को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। ये क्वेश्चन जो है वो फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पर। जो आपका फैक्टर ऑफ मोटिवेशन है वो आपका क्या नहीं है? प्रैक्टिस नहीं है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है 21 आपका। यहाँ पर ह्यूमन नीड्स जो थ्योरी है वो दी है मैस्लो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 22 द स्ट्रेस अफेक्ट्स परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। जब हम तनाव में होते हैं और परीक्षा में प्रदर्शन करते हैं, तो वो जो तनाव है परीक्षा में प्रदर्शन को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस रिश्ते को दर्शाता है? तो आप देखिए यहाँ पर कॉग्निशन इमोशन, स्ट्रेस ओमिशन, परफॉर्मेंस एंड एंग्जाइटी और कॉग्निशन कॉम्पिटिशन। जब हम एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हैं तो किसके बेस पे? कॉग्निशन, बुद्धि के बेस पे। और उस चीज़ में कोई अफेक्ट पड़ रहा है, वो प्रभावित कर रहा है उस चीज़ को, तो वो क्या है? हमारा इमोशन, क्योंकि हम उसे फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉग्निशन इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 23
हु हैज़ नॉट प्रोपाउंडेड बाय लर्निंग एनी लर्निंग थ्योरी। इनमें से कौन सा पर्सन है जिसने कोई लर्निंग की थ्योरी नहीं दी है? तो यहाँ पर है आपका B.S. ब्लूम, जिसने कोई लर्निंग की थ्योरी नहीं दी है। इट मीन्स कि स्किनर की बात करें तो उन्होंने लर्निंग की थ्योरी दी थी आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। उसके बाद ये जो कोहलर हैं, इन्होंने भी बहुत ही फेमस थ्योरी दी है आपकी इनसाइट, या जिसे हम गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी भी जिसे कहा जाता है। और ये जो गेस्टाल्ट शब्द है इसका मतलब है एज अ होल, और ये कैसा वर्ड है आपका? एक जर्मन वर्ड है। दिस इज योर जर्मन वर्ड, एज अ होल। उसके बाद है थॉरनडाइक। थॉरनडाइक की बहुत ही फेमस थ्योरी जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज़ योर ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ये सारी ही थ्योरीज आपकी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट। ऐसी कौन सी थ्योरी है जो आपकी थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट कहलाती है इनमें से? तो हमारे पास यहाँ पर ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का दूसरा नाम है रेनफोर्समेंट थ्योरी, रेनफोर्समेंट थ्योरी, प्लस इसे हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रोफाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुबुद्धि जो सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं बहुबुद्धि, तो ये दिया है आपका हॉवर्ड गार्डनर ने। अब यहाँ पर कुछ थ्योरीज के नाम याद रखने हैं कि आपको पूछा जाए कि वन फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो ये दी है आपकी बिनेट ने। अगर पूछें आपको कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो याद रखिएगा इसे दिया है स्पीयरमैन ने। अगर पूछे ग्रुप फैक्टर किसने दी है, ग्रुप फैक्टर किसने दी है, तो इसे दिया है थर्स्टन ने। अगर पूछें कि मल्टी फैक्टर किसने दिया है, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो ये दी है आपकी थॉरनडाइक ने। अब क्वेश्चन जो है वो मल्टी से मिलता जुलता है। यहाँ पर पूछा है मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में है मल्टीपल इंटेलिजेंस में पूछा है और एक मल्टी फैक्टर पूछा है। मल्टी फैक्टर जब पूछे तो होगा थॉरनडाइक, और मल्टीपल इंटेलिजेंस जब पूछें तो होगा आपका गार्डनर, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। यहाँ पर हैं आपके पास एक और जेपी गिलफोर्ड, इन्होंने दिया है SOI मॉडल। इन्होंने क्या दिया है? SOI मॉडल। थॉरनडाइक ने इंटेलिजेंस की जो थ्योरी दी है वो हमने बात की कि कौन सी दी है आपकी, मल्टी फैक्टर। अल्फ्रेड बिनेट की भी हमने बात की कि वो दी है वन फैक्टर थ्योरी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन आर इंडिकेटिव। बच्चों के द्वारा जो है वो गलतियां की जाती हैं, वो क्या हैं? तो याद रखिएगा बच्चों के द्वारा जो गलतियां होती हैं उनमें यहाँ पर पूछा कि पुअर इंटेलिजेंस है, लो एबिलिटी है, देयर इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस नॉलेज है, उनकी असमर्थता। तो ऐसा नहीं है, हर बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग, हर पर्सन क्या है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो है कंपैरिजन बिटवीन एडल्ट एंड चिल्ड्रन, कि बच्चों और वयस्कों, मतलब बड़े जो लोग हैं उनके और बच्चों के बीच में उनके सोचने का जो तरीका है वो गुणात्मक रूप से क्या होता है, भिन्न होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा आपका, दैट इज योर ऑप्शन ए। 27 है, इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स डैश लर्नर इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डैश लर्नर होगा, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है। ठीक है, कि जब हम एक प्रभावी शिक्षण करते हैं, प्रभावी लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं, तो उसमें जो लर्नर की इन्वॉल्वमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, जो लर्नर की इन्वॉल्वमेंट है वो कैसी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि जब एक लर्नर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है लर्निंग में, तो वो लर्निंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ज़बरदस्ती किसी को बिठाएंगे कोई काम सीखने के लिए तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर वो खुद तैयार है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा।
28 क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस इज एक्सप्रेस्ड एज कोशिएंट एंड द फार्मूला यूज टू एक्सप्रेस IQ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हमारा जो IQ फार्मूला है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इन मल्टीप्लाई बाई 100। बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ से और भी इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो है आपका कि IQ कॉन्सेप्ट को किसने दिया था। वो दिया था आपका दिस इज योर IQ कॉन्सेप्ट, इतनी सी बात जो दी है आपके स्टर्न ने, जिनका पूरा नाम है विलियम स्टर्न। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो पूछा जाता है मेंटल एज टर्म के ऊपर। मेंटल एज टर्म को किसने दिया है, तो याद रखिएगा अल्फ्रेड बिनेट ने दिया है। और अल्फ्रेड बिनेट ने दिया है कब, 1908 में। और अगर पूछें कि IQ कॉन्सेप्ट कब आया था, तो ये आया था 1912 में। थर्ड है आपके पास जो क्वेश्चन यहाँ पर, ये जो कंप्लीट फार्मूला बना वो तब बना जब इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई किया गया। तो IQ फार्मूला अगर आपको पूछा जाए कि MA/CA को किसने दिया है, कंप्लीट फार्मूला ऑफ IQ, तो ध्यान रखिएगा इसको दिया है टर्मन ने, लुइस टर्मन ने। और लुइस टर्मन ने इसे कब दिया है, 1916 में दिया है। तो टर्मन को कहा जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है टर्मन को। और IQ कॉन्सेप्ट अगर जो दिया है आपका वो दिया है विलियम स्टर्न ने। और ये जो हमारे अल्फ्रेड बिनेट है, यहाँ पर लिख रही हूँ साइड में, अल्फ्रेड बिनेट जो हैं वो एक तो इन्होंने मेंटल एज टर्म को दिया है 1908 में। दूसरी बात कि इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षणों के जनक। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है यहाँ से क्वेश्चन पेपर में। 29 द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ इज गिवन बाय साइकोलॉजिस्ट। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही पूछ लिया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ इज गिवन बाय साइकोलॉजिस्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये दिया है विलियम स्टर्न ने 1912 में। अगर पूछें गोलमैन, तो गोलमैन ने दिया है इमोशनल इंटेलिजेंस को। याद रखिएगा ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस को देने वाले इनके अलावा दो और लोग भी थे। एक था आपके पास पीटर सॉल्वे और एक था आपके पास जॉन मेयर। विलियम वुंट ने दिया है आपका फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब इंट्रोस्पेक्शन मेथड। और अभी हमने इनके बारे में और भी क्वेश्चन किए हैं कि इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया। बिनेट के बारे में भी हमने बात कही और टर्मन के बारे में भी। टर्मन को कहा कि इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के जनक, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षणों के जनक। बुद्धि परीक्षणों के जनक अगर पूछें आपको तो वो हो जाएगा बिनेट, और सिंपल पूछें बुद्धि के जनक तो वो हो जाएगा टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। अभी हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग के दो नाम डिस्कस किए, दो में से यहाँ पर आपके पास ऑप्शन था बैकवर्ड कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल। तो यहाँ पर तो एक तो ऑप्शन बाई चांस मिस्टेक से यही आ गया था जो क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यहाँ पर जिसका जो राइट ऑप्शन होगा वो रहेगा आपका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज द सेकेंड नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। और अभी हमने बात की कि इस थ्योरी को दिया है स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में आपको पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया है। तो याद रखिएगा एक रैट के ऊपर किया था इन्होंने और एक किया था पिजन के ऊपर। और जिस बॉक्स में इन्होंने इन दोनों को रखा गया था उस बॉक्स को क्या कहा जाता है, स्किनर बॉक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द बेस्ट इन चेंजिंग द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट इन चेंजिंग द अंडर, कौन सा मेथड है जो बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, जो हम नहीं चाहते कि उसका बिहेवियर है नेगेटिव बिहेवियर, उसे चेंज करने के लिए कौन सा मेथड है। तो यहाँ पर कहा कि पनिश चाइल्ड करना है, बच्चे को दंड देना है, ब्रिंग टू नोटिस ऑफ गार्डियन, अभिभावकों के ध्यान में लाएं कि अभिभावकों को बताएं कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, या बच्चे को क्या कर दें, इग्नोर कर दें। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और जो ऑप्शन है हमारे पास सही वो है आइडेंटिफाई द काउज, कि वो बिहेवियर ऐसा क्यों कर रहा है, उस कारण को पहचानो और उसका क्या करो, रेमेडियल करो, उसका उपचार करो। तो ये आपके पास क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा, टू आइडेंटिफाई द काउज ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड मैनेज रेमेडियल स्टेप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड, कौन से जो हैं वो करेक्टली अरेंज किए जाते हैं या किए गए हैं, या करेक्ट अरेंजिंग ऑर्डर कौन सा है। तो याद रखिएगा कि ये जो भी ऑप्शन दिए हैं ये हैं आपकी मेमोरी की स्टेजेस ऑफ मेमोरी, जो कितनी है आपकी 3 स्टेजेस हैं। और इन 3 स्टेजेस के जो नाम हैं आपके पास, पहली स्टेज आती है एनकोडिंग, दूसरी आती है आपके पास स्टोरेज, और तीसरी आती है आपके पास रिट्रीवल भी जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई पहली, ये आ गई दूसरी, ये आई तीसरी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल, इट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्सा इज विच टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अब देखिए अलेक्सा की बात की जा रही है यहाँ पर। अलेक्सा ये गूगल वाला अलेक्सा नहीं है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर या तो आपको पूछा जाएगा डिसलेक्सिया, या तो पूछा जाएगा अलेक्सा, या तो पूछा जाएगा अलेक्सिया। तो रीडिंग जो डिसऑर्डर है, पढ़ने से संबंधित जो विकार है, उसे हम डिसलेक्सिया, अलेक्सिया या अलेक्सा भी कहते हैं। तो अलेक्सा इज द रीडिंग डिसऑर्डर, जो किससे संबंधित है, आपका पढ़ने से संबंधित है। राइटिंग डिसेबिलिटी के लिए भी पूछा जाता है कई बार, तो याद रखिएगा ये है आपका डिस्ग्राफिया। और स्पीकिंग के लिए अगर आपको पूछा जाए तो वो है आपका डिस्फेजिया। ये भी आपको 2 फॉर्म में मिलता है, अस्फेजिया भी मिल जाता है कई बार, या अफेजिया भी मिलता है, इस तरह से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अफेजिया पूछे या डिस्ग्राफिया पूछे या असग्राफिया पूछे, इस तरह से। तो याद रखिएगा ये जो हैं वो आपके एक ही डिसऑर्डर के नाम हैं। डिसग्राफिया का असग्राफिया भी बोल सकते हैं, डिस्फेजिया हो गया, अस्फेजिया हो गया, और रीडिंग के लिए आ गया डिसलेक्सिया और एलेक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड है आपका, वो है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। और अभी हमने बात की कि ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो दिया है विलियम वुंट ने, एक बात ये ध्यान रखें। दूसरी बात, जो साइंटिफिक की फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मेथड है जो हमारी साइकोलॉजी को, मतलब मनोविज्ञान को एज अ साइंस क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट साइकोलॉजी एज अ साइंस, मनोविज्ञान को विज्ञान की तरह प्रस्तुत करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात करें ऑब्जर्वेशनल मेथड की, तो ये दिया था जेबी वॉटसन ने, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व ओनली आउटर बिहेवियर, बाह्य व्यवहार को ही ऑब्जर्व करते हैं। 35 क्वेश्चन है आपके पास। क्रिएटिव स्टूडेंट्स आर, अभी हमने पीछे बात की थी क्वेश्चन में कि क्रिएटिव जो स्टूडेंट होते हैं, या क्रिएटिविटी जो होती है, दैट बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट थिंकर, जो बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्रिएटिव स्टूडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल बेसिक इंस्टिंक्ट मतलब क्यूरियोसिटी इज रिलेटेड टू विच इमोशन। जो हमारे मैकडूगल थे, मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा किस भावना से संबंधित है, मतलब हम बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं, आश्चर्य जो है, तो वो है आपका वंडर से रिलेटेड। नेक्स्ट वन है, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, ठीक है, बच्चे के विकास के अध्ययन का क्षेत्र क्या क्या है, बच्चे का विकास कैसे हो सकता है, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन करना,
बाल विकास पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके राइट ऑप्शन है। मतलब बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र, जब हम बच्चे का स्टडी करते हैं तो उसकी सारी चीज़ों को देखा जाता है, उसके इन्वायरमेंट को, उसके इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है या इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, और उसकी जो भी स्टेजेस हैं या हमारे जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब उसकी एबिलिटी क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, तो इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जो अभी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो हैं आपके विलियम वुंट। तो इनको क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ड्यू टू विच एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड को देने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड की बात करें तो सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है फादर ऑफ साइको एनालिसिस, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। और ये जो हमारे जंग हैं, इन्होंने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया था 3 भागों में, पर्सनैलिटी को डिवाइड किया था 3 भागों में। एक है इंट्रोवर्ट, एक है एक्सट्रोवर्ट और एक है आपके पास एम्बीवर्ट। ये नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। जो खुद में ही सीमित रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड जो होते हैं, आत्म केंद्रित जो होते हैं, वो होते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। जो सोशल होते हैं वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट। और अगर हम बात करें एम्बीवर्ट की, तो जो इंट्रो प्लस एक्सट्रो, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे क्या कहेंगे, एम्बीवर्ट कहेंगे। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजेट, children are able to grasp the concept of object permanence and conservation। पियाजेट के अनुसार बच्चा वस्तु स्थायित्व संरक्षण की अवधारणा को समझने में कौन सी स्टेज जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में इसी वीडियो में पियाजेट की थ्योरी की स्टेजेस को डिस्कस किया और हमने कहा कि सेंसरी में वो करेगा ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में वो करेगा आपका ईगोसेंट्रिक और कॉन्क्रीट में वो दिखाता है कंजर्वेशन एबिलिटी को। और फोर्थ वन है फॉर्मल, और फॉर्मल में वो क्या दिखाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को। और यहाँ पर पूछा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस प्लस कंजर्वेशन कब करेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट परमानेशन है वो डेवलप हो चुकी है कहाँ पर, सेंसरी में, बट ये थोड़ी है कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो कंजर्वेशन जो एबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट में होती है। तो दोनों एक साथ अगर पूछ लिया जाए तो ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास, दैट इज़ योर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज रहेगा। अलग अलग पूछें तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा आपका सेंसरी में, ऑब्जेक्ट परमानेंस, और इसमें आ जाएगा कंजर्वेशन, और बाकी के भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। 14th क्वेश्चन है आपके पास, वॉटसन एंड स्किनर बोथ कॉन्ट्रीब्यूट इन विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। जो वॉटसन और स्किनर थे उन दोनों ने किस विद्यालय में योगदान दिया या किस चीज़ को डिफाइन करने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो याद रखिएगा कि ये जो वॉटसन है आपके पास, अभी हमने पीछे भी कहा था कि वॉटसन को कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक। और ये जो स्किनर थे, इन्होंने जब अपनी लर्निंग की थ्योरीज दी है तो वहाँ पर भी इन्होंने बिहेवियर की बात की है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्यवहारवाद। 41 है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजी। क्या कहा था ये कि डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। तो ये जो डेफिनेशन है वो दिया गया है स्किनर ने। डेफिनेशन आपको एज इट इज़ ही याद करनी पड़ती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इन विच स्टेज द इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक प्लेस। गहन एवं निर्णायक समाजीकरण किस में होता है। तो जो एडोलेसेंट पीरियड होता है, किशोर अवस्था होती है बच्चे की, वहाँ पर वो एक सोशल मेंबर बन जाता है कम्प्लीटली,
ठीक है, तो निर्णायक समाजीकरण किस चरण में होगा बच्चे का, वो रहेगा एडोलसेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल इन नेचर। सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के विकास का क्या अर्थ होता है, तो उसे कहा जाता है प्रकटीकरण, इट मीन्स मैनिफेस्टेशन। उसे क्या कहा जाता है, मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, हु प्रोपाउंडेड द लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो लॉज ऑफ लर्निंग हैं उन्हें दिया है थॉर्नडाइक के द्वारा, इट मीन्स हिंदी में कहेंगे सीखने के नियम या अधिगम के नियम। कई बार इंग्लिश में कंफ्यूज करने के लिए आपको रूल्स ऑफ लर्निंग भी दे दिया जाता है कि रूल्स ऑफ लर्निंग जो हैं वो किसने दिए हैं, तो आंसर फिर भी क्या रहेगा आपके पास, थॉर्नडाइक रहेगा। अब ये जो लॉज ऑफ लर्निंग है वो दो तरह के होते हैं आपके, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं आपके सेकेंडरी लॉज। तो कई बार आपको प्राइमरी या सेकेंडरी के बीच में पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, तो इन लॉज को आपने अच्छे से पढ़ना है। प्राइमरी में सिर्फ 3 लॉ आते हैं। पहला है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज और तीसरा है आपके पास लॉ ऑफ इफेक्ट। प्राइमरी ये ही 3 हैं और इसके अलावा जो भी बाकी हैं आपके वो सारे सेकेंडरी लॉज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईगो इज गाइडेड बाय। ईगो जो है वो किसके द्वारा गाइड किया जाएगा, प्लेजर, रियलिटी, आइडियलिस्ट या जनरल प्रिंसिपल के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो है रियलिटी प्रिंसिपल। याद रखिएगा कि जो फ्राइड हैं उन्होंने पर्सनैलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इद, ईगो और सुपर ईगो। तो ये जो ईद है आपका वो प्लेजर से रिलेटेड है। ये प्लेजर प्रिंसिपल मतलब आनंद के सिद्धांत, सुख के सिद्धांत पर काम करता है। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है और सुपर ईगो जो है वो आपका मॉरल या मोरालिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो यहाँ से हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड 2 चिल्ड्रंस हैव नो कॉमन एबिलिटीज, या कई बार इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करके भी लिखा जाता है नो 2 इंडिविजुअल्स आर अलाइक। ठीक है, मतलब कोई भी 2 इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते हैं। ये कथन किसने दिया है, तो इसे कहा है हरलॉक ने। ठीक है, हरलॉक के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने इन्फेंसी को, जो इन्फेंसी पीरियड है हमारा जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं, 2 नाम दिए हैं उसे। एक कहा है इन्होंने इसे अपीलिंग स्टेज, तो आपको अगर पूछा जाए अपीलिंग स्टेज, और इन्फेंसी पीरियड को इन्होंने अपीलिंग के अलावा इन्होंने इसे डेंजरस स्टेज भी कहा था, डेंजरस स्टेज भी इसे कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग इज़ यूजफुल फॉर विच स्टेज। जो आपकी प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग है वो किसके लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो हमारे जो प्रोजेक्ट मेथड है, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो आपकी हेल्पफुल है किसके लिए, हमारे एडोलेसेंस पीरियड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 थर्स्टन एंड लिकर्ट मेजरमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए लिकर्ट अगर समझना है तो थर्स्टन के बारे में तो आपको पता है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी इन्होंने दी है। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो ये जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से। तो याद रखिएगा कि ये जो लिकर्ट मेजरमेंट है, ये थर्स्टन जो है वो किससे रिलेटेड है, आपके इंटेलिजेंस से। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपका गलत दिया है आंसर, तो यहाँ पर कर लीजिएगा इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन इज, मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो क्या है आपके पास। ठीक है, तो ऑप्शन है टू डिक्लेयर स्टूडेंट पास और फेल, टू नो व्हाट द चाइल्ड हैज़ लर्न, टू नो द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द चाइल्ड इन लर्निंग, या ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपके पास रहेगा वो है आपका ऑल ऑफ
एबव। ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सभी हैं, बच्चे को जानना है, ये जानने के लिए कि बच्चे ने क्या सीखा, छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना है, सीखने में बच्चे को आने वाली समस्याओं को जानना है। तो ये सभी इसके क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के पार्ट हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज मेनली अ पार्ट ऑफ। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, जो हम संप्रत्यों का विकास करते हैं, मतलब अवधारणाओं का विकास करते हैं, वो किसका भाग है? इंटेलेक्चुअल का, फिजिकल का, सोशल का या इमोशनल का? तो याद रखिएगा, संप्रत्यों का निर्माण जो है वो बौद्धिक विकास के आधार पर होता है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन या इसका जो डेवलपमेंट है वो कौन सी स्टेज में होता है? तो याद रखिएगा, दिस इज़ योर लेटर चाइल्डहुड। दिस इज़ योर लेटर चाइल्डहुड। तो ये थी हमारी फर्स्ट 50 क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें हमने डिस्कस किए पहले 50 क्वेश्चन, और यहाँ पर हमने और भी पॉसिबिलिटी डिस्कस की है। रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।